नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली, टीचर्स फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास में हम बात करने वाले सोशल साइंस के रहेगा चैप्टर, और सोशल साइंस का ये पार्ट नंबर आपका दोस्तों 11 है, जिसमें हम आपके अर्थशास्त्र के चैप्टर कर रहे हैं। एनसीईआरटी पर आधारित आपके जो पूरा निचोड़ है वह हम कर रहे हैं। तो आप सभी लोग क्या तैयार हैं? इसके पार्ट जो हम पहले 10 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और अभी तक आपने हमारी जो एनसीईआरटी पीडीएफ जो लॉन्च हुई है 3000 एमसीक्यूज की, अगर आपने परचेज नहीं किया है तो आपको केवल व्हाट्सएप करना है, कॉलिंग नहीं करना है। 8319862412 इसमें आपको व्हाट्सएप कर देना है, डिटेल आपको मिल जाएगी। और ये पीडीएफ फाइल टोटल आपको 149 पे उपलब्ध हो रही है, जो मार्केट में बहुत ही कम रेट पे उपलब्ध हो रही है, केवल क्योंकि यहाँ पे हमारे 3000 एमसीक्यू सोशल साइंस के मिलने वाले हैं। तो सभी लोग यहाँ पे बुक अगर पीडीएफ लॉन्च हुई है जो बुक, उसको अगर आपको चाहिए 3000 एमसीक्यूज, तो आप लोग व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप में ऑलरेडी नंबर दे दिया हूँ 8319862412। बाकी सारी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब में कोई भी आपको नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कल हमने 30 क्वेश्चन आपके अर्थशास्त्र के कंप्लीट किए थे। अगले प्रश्न की आज हम बात करेंगे। भारत किसको बिजली का निर्यात करता है? बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान या भूटान को निर्यात करता है? तो भारत किसको बिजली का निर्यात करता है, सभी लोग बताइए। तो हम बात करेंगे बांग्लादेश। नेपाल को भी करता है, लेकिन नेपाल ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए हम बांग्लादेश की बात करेंगे। दूसरे प्रश्न की बात करेंगे जो आप लोगों के ऑलरेडी स्क्रीन पर आ चुका है। NABARD किसका संक्षिप्त रूप है? नाबार्ड की बात करेंगे। नाबार्ड जो है किसका संक्षिप्त रूप कहलाता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट, नेशनल पार्क ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेशनल एकेडमी ऑफ बैंकिंग एंड एग्रीकल्चर रिसर्च की बात करते हैं। नाबार्ड जिसका संक्षिप्त रूप कहलाता है नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो रूरल डेवलपमेंट यानी कि डी ऑप्शन, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो नाबार्ड किसका संक्षिप्त रूप हो जाता है आपके? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। RRB का स्वामित्व किसके पास है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रायोजित बैंक या उपयुक्त में से सभी संयुक्त रूप से है? देखिए, केंद्र सरकार के पास जो है 50% है, राज्य सरकार के पास 15% है, और प्रायोजित बैंक के पास 35% है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी संयुक्त रूप से यहाँ पे डी ऑप्शन जो दिया गया वह सही हो जाएगा। तो केंद्र सरकार का 50%, राज्य सरकार का 15% और प्रायोजिक बैंक का 35%, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द नहीं है? आत्मनिर्भरता, विकेंद्रीकृत उत्पादक, या हम बात करेंगे नियोजित वितरण की, केंद्रीकृत उत्पादन की। सारा पूरा एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आपको एनसीईआरटी बुक में ये सारा पूरा निचोड़ मिल जाएगा, और कहीं भी आपको बुक्स में नहीं मिलने वाला, ये ध्यान रखिएगा। पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ लेकर आते हैं। तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था का जो मूल शब्द हमारा कहला जाते हैं वह आपके आत्मनिर्भरता है, विकेंद्रीय उत्पादन है, नियोजित वितरण है। ये तीनों गांधीवादी अर्थव्यवस्था के मूल शब्द हैं। लेकिन केंद्रीकृत उत्पादन जो होता है, ये गांधीवाद जो है गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द नहीं है। तो मूल शब्द क्या नहीं है? केंद्रीकृत उत्पादन, ये ध्यान देना है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए। आर्थिक असमताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत का उपयोग किया था? मशीनों को उन्मूलन, ग्रामीण उद्योगों की स्थापना, अहिंसा को अंगीकार करना, या न्यासित सिद्धांत की बात करते हैं। तो आर्थिक असमताओं से दूर करने के लिए महात्मा गांधी किस सिद्धांत या उपाय का उपयोग किया था, सभी लोग बताइए। तो यहाँ पे न्यासिता के सिद्धांत की बात करते हैं, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में 1 रुपये के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारत सरकार द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा या भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा। देखिए दोस्तों, 1 रुपये के नोट सभी सिक्के और सहायक सिक्के जिनका परिमाण अपेक्षाकृत छोटा है, भारत सरकार द्वारा यह ढाला जाता है। तो ढाला किसके द्वारा जाता है? भारत सरकार द्वारा। और अन्य सभी मुद्रा के नोट जो होते हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रित किए जाते हैं। सभी करेंसी नोट और सिक्के केवल आरबीआई के माध्यम से प्रचलन में आते हैं। जो भारत में करेंसी और सिक्कों को जारी करने का एकमात्र अधिकार है वह है आरबीआई के पास। लेकिन 1 रुपये के नोट जहां सिक्कों की बात आती है तो भारत सरकार द्वारा जो है यह ढाले जाते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। प्रत्येक प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन करते हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे। भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? 1955, 56, 57 या 1958? सभी लोग बताइए। भारत ने जो है दार्शनिक मुद्रा प्रणाली जो है किस वर्ष शुरू की थी? तो हम बात करेंगे 1957, 1957 में। और 1 रुपये के 100 समान पैसों में बांटा गया था। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? तो 100 पैसे होते हैं, सभी लोग जानते हैं। तो ये कब बांटा गया था? 1957 में। और 1957 से पहले भारतीय रुपया 16 आनों में विभाजित होता था। 1957 में क्या होता था? आना पहले चलते थे। अपने आप माता पिता या बब्बर से पूछेंगे तो 100 आना चलते थे, ठीक है। या आप लोग ठीक है पता होगा, जो भी 30 के ऊपर है तो उनको शायद पता हो सकता है, या 40+ जिनकी आयु होगी तो वो आना वाना देखे होंगे शायद बचपन में। तो पहले 16 आनों का 1 रुपये हुआ करता था। फिर यह पैसे में बांटा गया कब? 1957 में। तो 1957 में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली की शुरुआत हुई थी। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करेंगे। ब्याज दर निर्धारित की जाती है। तो ब्याज दर जो होती किसके द्वारा निर्धारित की जाता है? तो वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा जो है ये निर्धारित होती है। वाणिज्यिक बैंक मुद्रा साख में व्यापार करती है। वाणिज्यिक बैंक ने केवल मुद्रा को लोगों से जमा के रूप में स्वीकार करती है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उद्यमियों को उधार भी देती है और ब्याज दर का निर्धारण करती है। वाणिज्यिक बैंकों की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, अल्प ब्याज नीति को और क्या कहा जाता है? सस्ती मुद्रा नीति, आय सृजन नीति, महंगी मुद्रा नीति या निवेश नीति कहा जाता है। तो अल्प ब्याज मतलब कम ब्याज नीति को क्या कहते हैं? तो कम ब्याज नीति होगी, मतलब वह आपकी सस्ती मुद्रा नीति की बात करते हैं। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अल्प ब्याज नीति के अंतर्गत आपके आरबीआई बैंक दर जो रेपो होते हैं उस दर आदि में कमी ला देता है, जिसमें बैंकों के पास फंड की उपलब्धता क्या है? तरलता बढ़ जाती है। और फंड की उपलब्धता बढ़ने से ब्याज दर क्या है? कम हो जाती है। और ऐसी स्थिति में उद्योगों, व्यवसायों और उपभोक्ताओं को जो है कम ब्याज दर व आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग समझ चुके हैं। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। बैंक द्वारा किसकी ब्याज दर मानी जाती है? जिस पर जनता वाणिज्यिक बैंक से धन उधार लेती है, जिस पर जनता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार लेती है, जिस पर वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से धन उधार लेती है, जिस पर वाणिज्यिक बैंक जनता से उधार धन लेती है। तो बैंक दर किसकी ब्याज दर मानी जाती है? सभी लोग बताइए। बैंक दर किसकी ब्याज दर मानी जाती है? देखिए, बैंक दर जो होता है, बैंक जो रेट होता है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक घरेलू बैंकों को अक्सर बहुत कम अवधि ऋणों के रूप में पैसे उधार देता है। और बैंक दर मैनेज करना एक विधि है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक आर्थिक कार्यकलापों को प्रभावित करता है। तो बैंक दर क्या होता है? जिस पर देश का केंद्रीय बैंक जो है घरेलू बैंकों को अक्सर बहुत कम ऋण अवधि में रूप में उधार में देता है।
यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा वह आपका कौन सा सही हो जाएगा, सभी लोग बताइए। तो जिस पर वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से धन उधार लेते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो आप लोग बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? सभी लोग बताइए, ऐसा कार्य बताइए जो केंद्रीय बैंकों में आपका शामिल नहीं हो। तो आप सभी लोग जानते हैं वह कौन सा ऑप्शन है, सरकारी खर्च पर नियंत्रण। किसी अर्थव्यवस्था में ऐसा कार्य जो केंद्रीय बैंक कार्यों में शामिल नहीं होता है वह सरकारी खर्च पर नियंत्रण, ये आपका शामिल नहीं होता है। लेकिन विदेशी मुद्रा विनिमय कार्य ये शामिल होता है, मौद्रिक नीति पर नियंत्रण ये भी शामिल होता है, और बैंकर के बैंक के रूप में कार्य ये भी शामिल होता है। लेकिन सरकारी खर्चे पर नियंत्रण ये आपका शामिल नहीं होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, व्यापार नीति में कौन सी नीति शामिल है? निर्यात आयात नीति, लाइसेंसिंग नीति, या विदेशी मुद्रा, या भुगतान संतुलन नीति की बात करते हैं। व्यापार नीति में कौन सी नीति शामिल होती है? तो निर्यात और आयात नीति, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यापार नीति में कौन शामिल होती है? निर्यात और आयात नीति जो है आपकी शामिल होती है। अगला प्रश्न, निम्न से किसे उत्प्रवाही द्रव्य माना जाता है? निम्न में से किसे जो है उत्प्रवाही द्रव्य माना जाता है? FII, FDI, ADR या GDR को माना जाता है, सभी लोग बताइए। निम्न में से किसे उत्प्रवाही द्रव्य माना जाता है? सभी लोग फटाफट बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारा वह है आपका राइट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। FII की बात करें, उत्प्रवाही द्रव्य से तात्पर्य होता है गर्म मुद्रा या हार्ट मनी। हार्ट मनी उस विदेशी मुद्रा को कहा जाता है जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है। किसका? शीघ्र जो है पलायन करने की प्रवृत्ति होती, हार्ट मुद्रा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गृह उद्योगों की संरक्षण पद्धतियों में निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सभी शामिल है? आयात कर, टैरिफ, कोटा या लाइसेंस हटाना, सारे NCERT का निचोड़ आपको है। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गृह उद्योगों की संरक्षण पद्धतियों में जिसे छोड़कर सभी शामिल है। तो लाइसेंस हटाने के अलावा आपका टैरिफ शामिल है, आयात कर शामिल है, कोटा शामिल है, लेकिन लाइसेंस हटाना यह आपका शामिल नहीं होता है। ठीक है, व्यापार निरोधक लगाना जैसे आयातित वस्तुओं पर शुल्क लगाना, प्रतिबंधक आरक्षण, अन्य बहुत से सरकारी प्रतिबंधन नियम जिनका उद्देश्य आयात को हतोत्साहित करना और विदेशी समयाओं या कंपनियों द्वारा स्थानीय बाजारों और समयाओं के अधिग्रहण को रोकना होता है। तो लाइसेंस हटाना आपका नहीं होता है। ठीक है, वस्तु विनिमय समव्यवहार का क्या अर्थ है? वस्तुओं के बदले सिक्कों का विनिमय किया जाता है। वस्तुओं का विनिमय वस्तुओं के साथ किया जाता है। मुद्रा विनिमय के माध्यम से रूप में कार्य करती है, या वस्तुओं का विनिमय सोने के साथ किया जाता है। तो वस्तु विनिमय समव्यवहार पूछा जा रहा है। देखिए, वस्तु विनिमय व्यवस्था जो होती है, जब किसी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना या देना होता है, वस्तु विनिमय कहलाती है। वस्तु विनिमय तो है, लेकिन वस्तु विनिमय समव्यवहार का अर्थ पूछा जा रहा है। वस्तु विनिमय समव्यवहार का अर्थ क्या होता है? वस्तु विनिमय समव्यवहार का अर्थ है, सभी लोग बताइए। बहुत अच्छा बेहतरीन प्रश्न पूछा गया है।
तो वस्तुओं का विनिमय वस्तुओं के साथ किया जाता है, यही वस्तु विनिमय समव्यवहार कहलाता है। पहले ऐसा हुआ करता था, वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। अगला प्रश्न है, मुक्त व्यापार का अभिप्राय क्या है? एक देश से दूसरे देश को माल देना, माल का निःशुल्क संचालन, माल और सेवाओं का अनियंत्रित आदान प्रदान, निःशुल्क व्यापार। मुक्त व्यापार का अभिप्राय पूछा जा रहा है। देखिए, ऐसी व्यापारिक नीति जिसमें किसी भी देशों के बीच वस्तुओं के आयात और निर्यात पर कोई कर नहीं लगता है, मुक्त व्यापार या व्यापारीकरण उदारीकरण कहलाती है। तो माल का जो निःशुल्क व्यापार कह सकते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे? निःशुल्क व्यापार हम ऑलरेडी कह सकते हैं। तो माल सेवाओं का अनियंत्रित आदान प्रदान हो सकता है। सभी लोग बताइए। मुक्त व्यापार तो ऐसी व्यापारी किसी भी देश की भी वस्तुओं का निर्यात कोई कर नहीं लगता है। सभी लोग कमेंट कीजिए। तो हम बात करेंगे माल और सेवाओं का अनियंत्रित आदान प्रदान, राइट ऑप्शन हो जाएगा। मुक्त व्यापार से अभिप्राय क्या होता है? माल और सेवाओं का अनियंत्रित आदान प्रदान। देखिए, विश्व के दो राष्ट्रों के बीच व्यापार को और उदार बनाने के लिए मुक्त व्यापार संधि की जाती है। मुक्त व्यापार संधि किस लिए की जाती है? विश्व के दो राष्ट्रों के बीच व्यापार को और उदार बनाने के लिए मुक्त व्यापार। तो सारी चीजें क्लियर हो गई। अगले प्रश्न की बात करें। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? सभी लोग बताइए। उत्पादन के कारकों का लोक स्वामित्व, सक्रिय राज्य हस्तक्षेप, उपभोक्ता संप्रभुता या राशनिंग और कीमत नियंत्रण की बात करते हैं। सभी लोग बताइए। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की विशिष्टता क्या है? तो राइट ऑप्शन आ चुका है दोस्तों, और राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा उपभोक्ता संप्रभुता की बात करेंगे। कोई भी डाउट हो बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। किसी मुद्रा या करेंसी के अधिकीलन का अर्थ है मुद्रा के मूल्य को इस पर निर्धारित करना, स्थिर स्तर पर, निम्नतर स्तर पर या उच्चतर स्तर पर इसको बाजार शक्तियों पर छोड़ देना। एनसीईआरटी का बेस्ट क्वेश्चन है। किसी मुद्रा या करेंसी के अधिकालीन का अर्थ है मुद्रा के मूल्य को इस पर निर्धारित करना, यानी कि उच्चतम स्तर की बात की जाती। ठीक है। मुद्रा अधिकालीन विदेशी बाजारों में सरकार के हस्तक्षेप का एक नतीजा होता है। और पेग, इसमें एक शब्द आता है पेग या फिक्स, जिसे हम कहते हैं। इसका तात्पर्य क्या होता है? लोकल करेंसी के अगेंस्ट विदेशी मुद्रा के क्रय और विक्रय से होता है। लोकल नहीं, विदेशी। लोकल के अगेंस्ट जो है विदेशी जो मुद्रा होती है, क्रय और विक्रय से होता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है? नियत विनिमय दर बनाए रखना। तो उच्चतम स्तर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? एलसी गुप्ता, नरसिंहम, चक्रवर्ती, केलकर। सभी लोग बताइए। सीमित बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों किससे संबंधित है? सभी लोग बताइए। भारतीय अर्थव्यवस्था 1991 के आर्थिक संकट के उपरांत बैंकिंग क्षेत्र के सुधार के वजह से जून 1991 में एम नरसिंघम की अध्यक्षता में एन नरसिंघम समिति या वित्तीय क्षेत्रीय सुधार समिति की स्थापना की गई। तो नरसिंघम की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे। तो नो डाउट सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी
1991, 95, 97 या 1999। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 1995, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? माल्थस, रॉबिन्सन, रिकार्डो, एडम स्मिथ। तो आप सभी लोग जानते हैं अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को माना जाता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को अवश्य फॉलो कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप लोग वहाँ पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्टली हमसे बातें कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर आप लोग फॉलो कर लीजिए जायसवाल कोचिंग सेंटर टीटी फैमिली को, और फेसबुक पेज पर अगर आपने नहीं फॉलो किया तो अवश्य फॉलो कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? रॉबिन्सन, जे.एस. मिल, एडम स्मिथ या किंज ने कहा था? तो सभी लोग बताइए। प्रसिद्ध जो शिक्षा शास्त्री हैं, अर्थशास्त्री कहे जाते हैं, एडम स्मिथ। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने 1776 में प्रकाशित जो उनकी बुक थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द केजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना है। तो किसने? एडम स्मिथ। 1776 कौन सी बुक में? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द केजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। याद रखिएगा। टेलीग्राम से जुड़िए, फ्री में नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त कीजिए। भारत में कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप क्या है? मौसम, प्रच्छन्न, दोनों या सतत? सभी लोग बताइए। तो भारत में कृषि में बेरोजगारी का जो स्वरूप मौसम भी है और प्रच्छन्न दोनों भी है, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मौसम के अनुरूप बेरोजगारी के एक उच्च स्तर है जिसकी वर्ष के कुछ दिनों में होने की उम्मीद होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि वह वित्त और बैंकिंग क्षेत्र का व्यक्ति हो, उच्च योग्यता वाला अर्थशास्त्री हो, न्यायपालिका का विशेषज्ञ हो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्तर का हो, या सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति हो? सभी लोग बताइए। वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी क्या होता है? तो वह वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होता है इसके लिए जरूरी होता है सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला जो है व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। बहुत अच्छा प्रश्न, ध्यानपूर्वक समझिएगा। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप, उद्यमों का स्वामित्व या कच्ची सामग्रियों का प्रयोग? देखिए, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में जिस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर औद्योगिक क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है। तो उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता? समाजवादी, समृद्ध या बंद, मुक्त या मिश्रित? सभी लोग बताइए। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका कोई शेष विश्व से कोई संबंध ना हो, मतलब शेष विश्व से कोई संबंध नहीं है, मतलब समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका शेष विश्व में कोई संबंध नहीं होता है, समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक या तकनीकी क्षेत्र की बात करते हैं। तो अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन जो है किसका क्रियाकलाप हो जाता है? प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप हो जाता है। पहला ऑप्शन सही कर लीजिए। अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक समझिएगा।
राष्ट्रीय आय में शामिल है भूकंप पीड़ितों को वित्तीय सहायता, किसी बच्चे को जेब खर्च, लॉटरी का कोई पुरस्कार जीतना, नए मकान का निर्माण। तो राष्ट्रीय आय में क्या क्या शामिल होता है, सभी लोग बताइए। अर्थशास्त्र का बेस्ट क्वेश्चंस। देखिए दोस्तों, किसी देश की उत्पादन व्यवस्था में अंतिम भोक्ता के हाथों में जाने वाले वस्तु या देश में पूंजीगत साधनों के विशुद्ध जोड़ को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं, और किसी देश के नागरिकों का सकल घरेलू एवं विदेशी आउटपुट सकल राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो राष्ट्रीय आय में क्या शामिल होता है, ये हमारा पूछा जा रहा है। बहुत ही बेस्ट क्लास का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का बेस्ट क्वेश्चन है। तो इसमें आ जाता है नए मकान का निर्माण। देखिए, भूकंप पीड़ितों को वित्तीय सहायता तथा बच्चे की जेब खर्च आय में शामिल नहीं होता है, क्योंकि यह हस्तांतरण भुगतान होता है, ट्रांसफर पेमेंट में शामिल होता है। और लॉटरी का पुरस्कार जीतना, ये किसी प्रकार की बिक्री और अंतिम उत्पाद का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, अतः यह भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा। चूंकि मकान किराए के रूप में कारक या फैक्टर इनकम उत्पन्न करता है, तो नए मकान का निर्माण राष्ट्रीय आय में शामिल होता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित किराया, नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय, लॉटरी जीतना, किसी मकान की बिक्री के लिए एजेंट को दिया गया कमीशन। तो लॉटरी वाला तो होगा नहीं, हम पढ़ चुके हैं। अब ये मकान वाला दिया गया है, एक तो मालिक का मकान दिया गया है, एक पुल निर्माण दिया गया है, और मकान बिक्री का दिया गया है। सभी लोग बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। तो लॉटरी जीतना जो है ये आपका शामिल नहीं होगा, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि किसकी आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। तो लॉटरी जीतने को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। ऑलरेडी हम पहले प्रश्न पर डिटेल के साथ चर्चा भी कर चुके हैं। अंतरण अदायगी में शामिल है किसी मित्र से प्राप्त उपहार, नियोक्त द्वारा निःशुल्क आवास, विदेश से निवल उपादान आय, सामाजिक सुरक्षा में कर्मचारी का अंशदान। तो ऐसी आय जो किसी भी साधन के वर्तमान प्रतिफल के रूप में ना प्राप्त होकर सरकार की ओर से सामाजिक सुरक्षा भुगतान के रूप में मिलती है, अंतरण अदायगी कहलाती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अंतरण अदायगी में क्या शामिल हो जाएगा, किसी मित्र से प्राप्त उपहार, ये अंतरण अदायगी में आपका शामिल होगा। देखिए, बाजार प्रणाली में आय का पुनर्वितरण ही अर्थव्यवस्था में अंतरण अदायगी ट्रांसफर पेमेंट कहलाता है। और ऐसी आय जो किसी भी साधन के वर्तमान प्रतिफल के रूप में ना प्राप्त होकर सरकार की ओर से सामाजिक सुरक्षा भुगतान के रूप में मिलती है, अंतरण अदायगी ट्रांसफर पेमेंट कहलाता है। और ये भुगतान राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है। अंतरण अदायगी शामिल नहीं होता है, किसी मित्र से प्राप्त उपहार ये आपका अंतर्राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा। बाकी नियुक्त द्वारा निःशुल्क आवास, विदेश से निकल उपादान आय, सामाजिक सुरक्षा में कर्मचारी का अंशदान, ये सारे शामिल होते हैं। अगला प्रश्न रहेगा आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है। NCAER, CSO, NSS, RBI। तो कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ये आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में है। डेली हमारी जो है सोशल साइंस की 11:30 में क्लास होती है, लाइव क्लास होती है, ज्वाइन कीजिए। और पहले पार्ट का जो लाइव क्लास है 7 PM में होता है, तो 7 PM में आप लोगों को ज्वाइन करना है। तो मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे